1919 का साल, पहला विश्व युद्ध, जिसे सारे युद्ध खत्म करने वाला युद्ध कहते थे, खत्म हो गया है। पूरा यूरोप तबाह हो चुका है। इटली जीतने वालों में से एक था, पर वो भी बहुत कमजोर और टूटा हुआ है। अर्थव्यवस्था खराब, बेरोजगारी बहुत ज्यादा और हारे हुए सिपाही सड़कों पर घूम रहे हैं। युद्ध के बाद जो सपने दिखाए गए थे वो सब झूठे निकले। लोगों में गुस्सा और निराशा है। इस सारी गड़बड़ी और अंधेरे में इटली के लोगों में बहुत निराशा है। सरकार जो कमजोर और बेकार लगती है, देश की समस्याओं का कोई हल नहीं ढूंढ पा रही। समाज का पुराना ढांचा टूट रहा है और भविष्य अंधकारमय लग रहा है। इस मायूसी और नफरत के माहौल में एक्सट्रीमिज्म पनप रहा है। बस एक ऐसे नेता की जरूरत है जो लोगों के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को समझे और उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने का रास्ता दिखाए। पर उन्हें क्या पता, ये रास्ता उन्हें जुल्म और हिंसा की तरफ ले जाएगा। चलिए अब मिलते हैं बेनिटो मुसोलिनी से, एक पुराने स्कूल टीचर और पत्रकार जिनके पास बड़े बड़े सपने और जबरदस्त बोलने की कला थी। मुसोलिनी का जन्म 1883 में एक छोटे से इटालियन गांव में हुआ था। उनके पिता एक जोशीले समाजवादी थे और उनकी मां एक स्कूल टीचर। मुसोलिनी ने अपने पिता से समाजवादी विचार और अपनी मां से शिक्षा का महत्व सीखा। ये दोनों चीजें उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली थीं। मुसोलिनी उग्र विचारों से अनजान नहीं थे। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में समाजवादी आंदोलन में BRH चढ़कर हिस्सा लिया। मुसोलिनी ने समाजवादी अखबारों के लिए लिखना शुरू किया और जल्दी ही एक प्रमुख समाजवादी पत्रकार बन गए। उन्होंने अपने लेखों में मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए जोर दिया। जवानी में वह एक आक्रामक समाजवादी थे। स्विट्जरलैंड में भी रहे ताकि उन्हें फौज में न जाना पड़े। स्विट्जरलैंड में उन्होंने समाजवादी विचारों को और गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया। मुसोलिनी ने वहां के समाजवादी नेताओं से भी दोस्ती की और उनके साथ मिलकर काम किया। लेकिन युद्ध ने अपने राष्ट्रवाद और हिंसा के क्रूर तर्क से उन पर गहरा असर डाला। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, मुसोलिनी ने अपने समाजवादी विचारों को छोड़कर युद्ध का समर्थन किया। उन्होंने देखा कि युद्ध ने लोगों में एक नई तरह की राष्ट्रवाद की भावना जगाई थी। ये भावना मुसोलिनी के लिए एक नए रास्ते का संकेत थी। उन्होंने अपने समाजवादी अतीत को छोड़ दिया और एक नई और खतरनाक विचारधारा अपना ली, फांसीवाद। मुसोलिनी ने देखा कि फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो उनके नए विचारों को प्रकट कर सकती थी। फांसीवाद ने राष्ट्रवाद, फौजी शक्ति और एक तानाशाही नेतृत्व पर जोर दिया। ये मुसोलिनी के नए सपनों के अनुरूप था। फांसीवाद, जिसमें राष्ट्रीय एकता, फौजी ताकत और एक छित्र नेतृत्व पर जोर दिया जाता है, मुसोलिनी की सत्ता की भूख और लोकतंत्र के प्रति नफरत को बढ़ावा देती थी। मुसोलिनी ने देखा कि लोकतंत्र लोगों को कमजोर और असहाय बनाती थी। उन्होंने सोचा कि एक मजबूत नेता ही देश को मजबूती दे सकता है, क्योंकि वह लोकतंत्र को कमजोर और ढीला समझते थे। मुसोलिनी ने लोकतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जो देश को आगे बढ़ने से रोक रही थी। उन्होंने सोचा कि एक तानाशाही नेतृत्व ही देश को एकता और शक्ति दे सकता है। इस विचारधारा ने उन्हें लोगों की चिंता और निराशा का फायदा उठाने का मौका दिया, जो एक मजबूत नेता और पुराने सुनहरे दिन वापस चाहते थे। मुसोलिनी ने देखा कि लोग एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उन्हें उनके पुराने सुनहरे दिन वापस ला सके। उन्होंने कहूत को उनका नेता बनाने का फैसला किया। मुसोलिनी प्रचार और दिखावे की ताकत को समझते थे। उन्होंने देखा कि प्रचार एक शक्ति है जो लोगों के विचारों को बदल सकती है। मुसोलिनी ने प्रचार का इस्तेमाल अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। वह अपने अखबार इल पॉपुलो डी इटालिया, इटली के लोग, में अपने राष्ट्रीय पुनरुत्थान का संदेश फैलाते थे और अपने विरोधियों पर हमला करते थे, चाहे वह असली हो या काल्पनिक। मुसोलिनी ने अपने अखबार का इस्तेमाल अपने विचारों को प्रचारित करने और अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए किया। उन्होंने अपने अखबार के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में करने का काम किया। वह सरकार, कम्युनिस्टों और वर्साई की संधि के खिलाफ बोलते थे, जिसके बारे में वो कहते थे कि इसने इटली को उसका हेकू छीन लिया है। मुसोलिनी ने अपने भाषणों में सरकार और कम्युनिस्टों को अपने देश के दुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने वर्साई की संधि को इटली के लिए एक अपमान के रूप में देखा और लोगों को इसके खिलाफ भड़काया। अपने मूवमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए मुसोलिनी ने फाशी दी कॉम्बाटिमेंटो फाइटिंग बैंड्स बनाया, एक ही पॉलिटिकल ग्रुप बेसिकली, जिसका मेन मकसद था इटली को एक नई दिशा देना। यह ग्रुप शुरू में छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा मूवमेंट बन गया। मुसोलिनी ने इस ग्रुप को बनाने में अपना पूरा जोर लगा दिया और इसको एक डिसिप्लाइंड और अग्रेसिव फोर्स बना दिया, जिन्हें बाद में ब्लैक शर्ट्स कहते थे। यह नाम उनकी पहचान बन गया और धीरे धीरे ये ग्रुप मुसोलिनी के पॉलिटिकल एजेंडा का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। ब्लैक शर्ट्स
मुसोलिनी के लॉयल सिपाही बन गए। ये पैरामिलिट्री स्क्वाड, जिसमें ज्यादातर वर्ल्ड वॉर 1 के वेटरन्स थे जो अपने आप को बेकार और उदास महसूस कर रहे थे, मुसोलिनी की मर्जी के गुलाम बन गए। उन्होंने मुसोलिनी को अपना लीडर मान लिया और उसकी हर बात मानी। वो सड़कों पे घूमते, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डराते, प्रोटेस्ट तोड़ते और जो भी मुसोलिनी के खिलाफ बोलता यूं धमकाते। उनका काम था मुसोलिनी के दुश्मनों को खत्म करना, डर फैलाते और मुसोलिनी के लिए रास्ता साफ करते। ब्लैक शर्ट्स अपनी काली यूनिफॉर्म में मुसोलिनी की बढ़ती पावर और उसके दुश्मन के डर का निशान बन गए। उनकी यूनिफॉर्म उनकी पावर और मुसोलिनी के लिए लॉयल्टी दिखाती थी। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि मुसोलिनी की हर बात कानून बन गई। वो बिना किसी रोक टोक के काम करते थे। अक्सर अथॉरिटीज चुपचाप देखते रहते, जो या तो रोकना नहीं चाहते थे या रोक नहीं सकते थे। अथॉरिटीज ने उन्हें खुली छूट दे दी और उन्होंने मुसोलिनी के लिए हर विरोध को मिटा दिया। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें मुसोलिनी की हर बात बिना रुकावट के होती थी। उनकी हिंसा कुछ लोगों को बुरी लगी, लेकिन कईयों ने यूं जरूरी बुरे समझा, देश को अंधेरे से निकालने का एक रास्ता। मुसोलिनी ने अपने आप को ऐसा नेता बताया जो देश को बचाने आया है, और ब्लैक शर्ट्स उसके मिशन का हिस्सा थे। जैसे जैसे ब्लैक शर्ट्स का कंट्रोल बढ़ता गया, मुसोलिनी और अग्रेसिव होता गया। उसने अपने स्पीचेस में और एग्रेसिव लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दिया और लोगों को अपने मिशन के लिए जोश दिलाया। वो ऐसा नेता बनना चाहता था जो इटली को फिर से महान बनाए। उसने वादा किया कि वो इटली को फिर से रोमन एम्पायर जैसा बना देगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे खत्म कर देगा। उसने लोगों को एक सपना दिखाया, एक पावरफुल इटली का। उसकी बातें लोगों को, खासकर मिडिल क्लास को पसंद आने लगी, जो इस मुश्किल वक्ती में सुरक्षा और चेंज चाहते थे। मिडिल क्लास जो पैसों की दिक्कत और राजनीति के गड़बड़ से परेशान थी, मुसोलिनी के वर्डन में अपना भविष्य देखने लगी। उन्होंने मुसोलिनी को अपना रक्षक मान लिया। अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी और सरकार की कमजोरी देखकर मुसोलिनी ने आगे बढ़ने का सोचा। मुसोलिनी, जो पहले एक सोशलिस्ट पत्रकार था, उसने अपने विचार बदलकर फैशिज्म अपना लिया। उसने खुद को एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाया जो इटली के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। अपने भाषणों और प्रोपेगेंडा से उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और स्लोली अपनी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग बना ली। अक्टूबर 1922 में उसने मार्च ऑन रोम प्लान किया, एक बड़ा ड्रामा जो उसे पावर दिला देगा। ये मार्च बस एक दिखावा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। मुसोलिनी ने अपने एडवाइजर्स के साथ मिलकर यह प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने सरकार को थ्रेट देने और अपनी पावर दिखाने का सोचा। ये एक ऐसा स्टेप था जो इटली की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल देगा। हजारों ब्लैक शर्ट्स वेपन्स के साथ लड़ने को तैयार रोम की तरफ बढ़ने लगे। ये ब्लैक शर्ट्स मुसोलिनी के फॉलोअर्स थे जो फैशिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। इन्होंने अपने लीडर के लिए जान देने का वादा किया था। रोम की सड़कों पर इनकी मौजूदगी ने लोगों में डर पैदा कर दिया। ये मुसोलिनी का पावर शो था, जिसमें उसने दिखाया कि उसके पास सिर्फ बातें नहीं बल्कि आर्मी भी है। वो धमकी दे रहे थे कि जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती शहर पर कब्जा कर लेंगे। इनकी धमकियों ने सरकार और पब्लिक दोनों को डरा दिया। मुसोलिनी ने यह सब इसलिए किया ताकि सरकार उसकी बात मान ले। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, जिसमें मुसोलिनी ने अपने एनिमीज को डर के जरिए हराने की कोशिश की। सरकार, जो बिल्कुल कंफ्यूज थी और कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी, इस चैलेंज के आगे लूज मान गई। इटालियन गवर्नमेंट उस समय बहुत वीक थी और उनके पास मुसोलिनी के इस मूव का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर वो मुसोलिनी की बात मान लेंगे तो शायद देश में पीस वापस आ जाएगी। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जो इटली को फैशिस्ट रूल की तरफ ले गई। किंग विक्टर इमैनुअल III सिविल वॉर के डर से ब्लैक शर्ट्स के खिलाफ आर्मी यूज करने से मना कर दिया। किंग विक्टर इमैनुअल III ने सोचा कि अगर वो मुसोलिनी के खिलाफ आर्मी यूज करेंगे तो देश में सिविल वॉर शुरू हो सकता है। इस डर से उन्होंने मुसोलिनी की डिमांड्स मान ली और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये डिसीजन इटली के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बजाय उन्होंने मुसोलिनी को गवर्नमेंट बनाने का इनविटेशन दिया ताकि फैशिस्ट्स शांत हो जाएं और पीस वापस आए। किंग ने सोचा कि अगर मुसोलिनी को पावर दे दी जाए तो शायद देश में पीस वापस आ जाएगी। ये मुसोलिनी के लिए एक बड़ी जीत थी, जिसमें उसने बिना किसी ब्लड शेड के पावर हासिल कर ली। ये मुसोलिनी के पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा मोमेंट था। 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी अपनी फेमस ब्लैक यूनिफॉर्म में रोम पहुंचा, किसी जीतने वाले जनरल की तरह नहीं बल्कि नए प्राइम मिनिस्टर की तरह। मुसोलिनी का ये कदम उसके लिए एक बड़ी विन थी। उसने खुद को एक नए रूप में प्रेजेंट किया, जो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक प्राइम मिनिस्टर था। उसकी ये जीत उसके लिए एक नई शुरुआत थी, जिसमें उसने इटली को अपने हिसाब से चलाने का सपना देखा। मार्च ऑन रोम भले ही बिना किसी ब्लड शेड के हुआ, लेकिन इसने इटली में फैशिस्ट राज की शुरुआत कर दी। ये मार्च मुसोलिनी के लिए एक बड़ी विक्ट्री थी, जिसमें उसने बिना किसी खून खराबे के पावर हासिल की।
इस मार्च ने इटली की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। मुसोलिनी ने दिखाया कि कैसे एक लीडर अपने आइडियाज और स्ट्रेटेजी से बिना किसी वायलेंस के पावर हासिल कर सकता है। ये डेमोक्रेसी और लॉ की हार थी और प्रोपेगेंडा और धमकी की जीत। मुसोलिनी ने दिखाया कि कैसे एक लीडर अपने आइडियाज और स्ट्रेटेजी से बिना किसी वायलेंस के पावर हासिल कर सकता है। इस मार्च ने इटली की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। मुसोलिनी ने दिखाया कि कैसे एक लीडर अपने आइडियाज और स्ट्रेटेजी से बिना किसी वायलेंस के पावर हासिल कर सकता है। इस मार्च ने इटली की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी।